हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। देन हम देखेंगे कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्यों शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पेक्ट्रा के बारे में जान लेते हैं। स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। अब हम बात करते हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो हमने मान लिया हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है और उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर चेंज होता है। ये चीज डिपेंड करती है कि हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। अगर हमें इंफ्रारेड लाइट उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करता हूं तो उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, या फिर इंफ्रारेड लाइट और माइक्रोवेव उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करता हूं तो वहां पे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उसके अंदर चेंज आएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की, कोई भी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब शो करता है? जब उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अल्ट्रावोलेट लाइट और विजिबल लाइट उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल की जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो कैसे होगा? जब उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम अल्ट्रावोलेट और विजिबल लाइट उसके ऊपर फॉल करते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, या फिर ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है हायर लेवल से लोअर लेवल पे और लोअर लेवल से हायर लेवल पे। तो इस चीज को समझते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है ए बॉन्ड बी और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने यूवी लाइट और विजिबल लाइट इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल की। तो इनिशियली ये मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो जैसे ही लाइट फॉल करूंगा तो इस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करने के बाद कहां जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो हमने मान लिया ये जो मॉलिक्यूल्स का जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जम करके कहां चला गया? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई है कहां से कहां तक? लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन मींस जब हम इसके ऊपर यूवी लाइट और विजिबल लाइट फॉल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मींस एब्जॉर्प्शन में भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करता है और इमिशन के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो शो करता है। अब ये मॉलिक्यूल्स वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तब भी यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। पहले तो लोअर से हायर हो रही थी, अब हायर से लोअर पे होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी तो हमें क्या मिलेगा? वहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर विजिबल लाइट और अल्ट्रावोलेट लाइट फॉल करते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल और जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है इनके अंदर चेंज आता है और चेंज आने के कारण वो मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब हम देखते हैं अगर एग्जाम में आता है तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करूं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू अगर मैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखूं या रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखूं या वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है दूसरे स्पेक्ट्रा से। विच अपीयर्स द विजिबल एंड अल्ट्रावोलेट लाइट रीजन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है हमें कब शो होता है? जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर विजिबल लाइट और अल्ट्रावोलेट लाइट उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं, 3 टाइप के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर चेंज होता है। वो 3 टाइप के एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर चेंज होगा। और चेंज होने के कारण ही क्या होगा? वो मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल्स है, हमने यहाँ पे एक एटम मान लिया, HCl का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। ये हमने Cl मान लिया, सॉरी हमने ये Cl मान लिया और ये H मान लिया क्योंकि Cl का एटम हैवी होता है।
हैवी होने के कारण ये अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करेगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। और हाइड्रोजन का जो एटम है वो बहुत लाइट होता है। तो जब हम इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर यहां से यूवी लाइट और अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करेंगे तो यहाँ के इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे। और जब इसके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो यहां से क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में चेंज आएगा। और साथ ही साथ इसके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बोले तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। पहले इसकी वाइब्रेशन इतनी थी, सेकंड टाइम इसकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाएगी, मतलब ये मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। तो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाएगा तो इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, और हो सकता है सेम भी रहे। तो डिक्रीज होने का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाए और उसके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसके अंदर कमी आ जाए, या तो इंक्रीज होंगे या फिर सेम रहेंगे। और साथ ही साथ उसके जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उसमें भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऐसी होती है, ये लोअर एनर्जी स्टेट और ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट हमने माना, और जैसे ही इसके ऊपर वो लाइट फॉल की तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी और देन हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वहां पे मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के अंदर शो करता है। अगर मैं बात करूं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो ये ओनली एब्जॉर्प्शन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों के अंदर शो करता है, पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सिर्फ हमें एब्जॉर्प्शन के अंदर ही शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर स्टडी बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। मीन्स यहां से जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट से एटम इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करेगा तो गेन करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में गेन कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में भी शो करेगा। और जब हायर से लोअर पे आएगा तब भी यहां से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक बैंड शो ए फाइन स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन द वाइब्रेशनल। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो स्पेक्ट्रा मिलता है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 3 या 4 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन। तो ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स शो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं, चाहे वो होमोन्यूक्लियर हो या फिर वो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो, सब के सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं। अगर मैं बात करूं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की, तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं कर रहे थे। इसका रीजन ये था क्योंकि उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्यों करते हैं, जब क्यों शो करते हैं, इसका रीजन ये होता है जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए वो मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल क्रिएट होता है, और उस डाइपोल क्रिएट होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करता है। अब देखते हैं, homonuclear molecules like H2, N2 and O2 which gives neither rotational and nor vibrational spectroscopy। मीन्स जो homonuclear molecules है like जो H2 है, N2 और O2 है, ये हमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते। इसका रीजन ये है कि इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं ये डायरेक्ट ये बोल देगा H2, N2 या O2, ये हमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा क्यों नहीं देते। तो इसका रीजन ये है क्योंकि इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स गिव्स इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। पर ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं, क्यों, रीजन ये है जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ टाइम के लिए डाइपोल क्रिएट होता है। डाइपोल क्रिएट होने के कारण वो मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एवरेज वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट की तो वो यहां पे क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। बस वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वहां पे डाइपोल क्रिएट होता है, और डाइपोल क्रिएट होने के कारण वो मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट में देखते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स गिव इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बिकॉज द इंस्टेंट
डाइपोल मोमेंट। तो इंस्टेंट डाइपोल मोमेंट के कारण ये मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। उसके बाद इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट विच इज 0। तो इसका एवरेज डाइपोल मोमेंट देखो तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद यहां से चेंज ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जो इनिशियली तो इनका जो डाइपोल मोमेंट था वो 0 था, पर प्रोड्यूस कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तभी इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता कुछ टाइम के लिए, और उसी कारण से ये मॉलिक्यूल्स हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो फॉर्म कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो हमने मान लिया कि हमारे पास वही एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है जो लोअर एनर्जी स्टेट में है, और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब हम यूवी लाइट और विजिबल लाइट फॉल करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इसके जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर चेंज आएगा, वो सब हम यहाँ पे डिनोट करके बताएंगे। तो हम इसके लिए एक ग्राफ सा प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ से समझेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। इधर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करे ये वाली साइड, और ये वाली जो साइड है वो इंटर एटॉमिक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को शो करे। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक एनर्जी स्टेट है और ये हमने मान लिया हमारे पास सेकंड एनर्जी स्टेट है। तो इसके अंदर हमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक तीनों टाइप की एनर्जी इसके अंदर शो करनी है। तो सपोज हम यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया था HCl का, तो हम यहाँ पे HCl का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमने Cl मान लिया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स, और ये हमने H मान लिया, और ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स इधर जाएगा हाइड्रोजन का और ये इधर जाएगा, देन इसकी थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये मॉलिक्यूल्स का जो मतलब ये मॉलिक्यूल्स लाइक एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब ऑक्सीलेट करता है तो एक बार कंप्रेस होता है, एक बार एक्सपेंड होता है, कंप्रेस होता है और एक्सपेंड होता है। वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स कंप्रेस और एक्सपेंड हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका तो एक्सपेंड कितना होगा, ये हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ सकता है, और कंप्रेस कहां तक होगा, यहां तक होगा। तो इसका एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ये हो गया, दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ये, तीसरा वाइब्रेशनल, ऐसे करके हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बहुत सारी बना देंगे। और ज्यादा करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और साथ ही ये जो इसके नीचे जो ये लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल एनर्जी को। और ये जो लाइन है जो मैंने अभी डॉट बनाया, ये लाइन वाइब्रेशनल एनर्जी को शो कर रही है। और जब इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एनर्जी फॉल की जाती है, यूवी लाइट और विजिबल लाइट जब हम फॉल करते हैं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां पे जाते हैं, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर जाते हैं। और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, रोटेशनल एनर्जी लेवल है और जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, उन सब के अंदर चेंज आता है। तो यहाँ पे भी ये इनिशियली मैंने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल दिखाए हैं, ये सब वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल, आप बीच में ये रोटेशनल एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखा सकते हो या रोटेशनल एनर्जी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई तो हमें वो मॉलिक्यूल्स हमें क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देगा। अब हम बात करते हैं कोई भी एटम हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्यों देता है। तो अब हमने यहाँ पे मान लिया कि ये हमने एक एटम कंसीडर कर लिया हमने। यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा सा मेरा बुरा है भाई, इस चीज का आप ध्यान रखो। तो ये हमने यहाँ पे एक एटम माना, ये एटम का न्यूक्लियस, और ये अलग अलग सेल मान ली, ये के सेल है, ये एल है और ये एम है। तो कोई भी एटम हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कब देता है, जब हम किसी एटम के ऊपर मान लिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल की, तो ये क्या करेगा, ये एटम यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, एक्साइटेड हायर एनर्जी सेल में जाएगा या हायर स्टेट में जाएगा। तो ये के सेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा, एम सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्साइटेशन हुई, मतलब इसने एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हुई तो ये एटम क्या करेगा, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देगा, या फिर हायर एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा हो, लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा तो भी ये हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देगा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो आपके दोस्तों को भी शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।